नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है प्रीलिम्स का टेस्ट नंबर 8। ये हमारे पेड ग्रुप का टेस्ट हुआ था अभी मार्च का टाइम प्लान के हिसाब से। 100 क्वेश्चन है इसमें। जो लोग इसको सीरियसली अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो लोग पेन और पेपर लेके बैठ सकते हैं। जैसे ही मैं क्वेश्चन यहाँ पे फ्लैश करूंगा आप उसका आंसर लिख दीजिएगा। करीबन 30 40 50 मिनट का वीडियो बनेगा। जो भी क्वेश्चन है 10 सेकंड में यहाँ पे दिखाऊंगा यहाँ पे, और इसका फिर मैं आंसर बताऊंगा। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ पे ज़रूर मिलेगा। आप चाहें तो हमारा नया पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी, जो कि 2 जून को होने वाला है। उसके लिए कंबाइंड जो है समरी पीडीएफ है काफ़ी सारी मेरे पास, जैसे स्पेक्ट्रम हो गया, उसके स्पेक्ट्रम के रिलेटेड क्वेश्चन, रमेश सिंह की इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन, शंकर अय्यर से रिलेटेड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी सारी पेड ग्रुप में। प्लस यूपीएससी का कंप्लीट करंट अफेयर आपको 1.5 साल का मिल जाएगा पूरा इसी पेड ग्रुप में। 1 अप्रैल से चालू होने वाला है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप के अलावा आप हमारा फ्री का ये जो ग्रुप है इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें यूट्यूब में अगर आप फॉलो करते हैं तो किसी ना किसी तरह इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब में सारे नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, यहीं पे आप आते हैं सिर्फ, ठीक है। पेड ग्रुप के लिए एक नंबर है 8564880530, उसी पे कॉल कर सकते हैं। ये नंबर जो है इस पे कॉल करके 1 अप्रैल से आप ये नया ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के लिए इसमें यूपीएससी भी कवर हो जाएगा, यूपी पीसीएस भी कवर हो जाएगा, और बीपीएससी 65 जो आने वाला है वो भी कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसमें। देखिए ये मेनली जो पेड ग्रुप में टेस्ट हुआ था उसमें ये हिसाब किताब वही है। +3 है राइट क्वेश्चन का और -1 है आपका गलत का। गलत अगर आपने किया, मेनली जो है ये पहले टेस्ट दिया जाता है, फिर उसका आंसर की पीडीएफ भी दी जाती है ग्रुप में, और प्लस जितना भी टोटल करंट अफेयर कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलता है सब कुछ पेड ग्रुप में, उन्हीं के एक्सप्लेनेशन के लिए मैं दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, देखिए अभी जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था उसमें से टॉप 10 में से ज़्यादातर कंट्रीज कहाँ की हैं ये आपको बताना है इसमें। पहले का करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर है यूरोप। यूरोप में 10 में से 7 कंट्री जो थी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, उसमें 10 में से 7 तो थी यूरोप की, और नंबर 1 पे कौन था? फिनलैंड। इंडिया की कौन सी पोजीशन है जल्दी से बताइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंडिया की जो पोजीशन है वो पिछली बार से घटी है कि बढ़ी है? दूसरी बात ये कि साउथ एशिया में इंडिया का क्या हाल है? नंबर 2, एडम स्मिथ इकोनॉमिक फिलॉसफी के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे, और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हैं। इनकरेक्ट बताना है यहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए, 1 और 2 जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। 1 और 2 इनकरेक्ट क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, नॉर्मल सही क्वेश्चन है, बेसिक थ्योरी के ऊपर है, आप इसको देख लीजिएगा ज़रूर। नंबर 3 है कि कौन से फॉर्म की इकोनॉमी जो थी जॉन मेनर्ड कीन्स के अकॉर्डिंग ग्रेट डिप्रेशन जो हुआ था अमेरिका में 1929 में, उस वो किस इकोनॉमी की वजह से हुआ था, ठीक है। नंबर 3 का करेक्ट आंसर है बी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नंबर 4, इसमें से आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो गलत हैं। नंबर 4 में बताइए जल्दी से, देख लीजिए आप, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं, और इसका करेक्ट आंसर है डी। कोई भी जो है स्टेटमेंट यहाँ पे गलत नहीं है। मिक्स्ड इकोनॉमी के ये सारे जो है डेफिनेशन है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये रमेश सिंह की इकोनॉमी के जो हमने टॉप 500 क्वेश्चन बनाए थे उन्हीं में से क्वेश्चन लिया गया है। और देखिए इसमें हमने यूपीएससी में एनसीईआरटी के 1400 क्वेश्चन की पीडीएफ दे रखी है अपने पेड ग्रुप में, प्लस बहुत सारी स्पेशल पीडीएफ बनवा रहे हैं जो सिर्फ उतनी अगर आप पीडीएफ पढ़ लें तो सारी बुक्स का निचोड़ है वो, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जितनी भी जो है टॉप क्लास जो बुक्स हैं। नंबर 5 में आपको बताना है, ये नीति आयोग से रिलेटेड जो है होती हैं, नीति आयोग में रीजनल काउंसिल होती हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और आपको बताना है कौन कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। 5th का करेक्ट आंसर होगा सी, 1 2 3 तीनों ही जो स्टेटमेंट है सही है। रीजनल काउंसिल जो है वो अगर देखिए बनाई जाती है तो एक ही स्टेट होता है या फिर जो भी उस रीजन में होते हैं उन सब में अगर कोई स्पेसिफिक इशू है उनके लिए स्पेसिफाइड टेन्यूर होता है इनका, और ये प्रीएम जो है कन्वीन कराते हैं, इसको चेयर किया जाता है, चेयर पर्सन जो होते हैं नीति आयोग के या फिर उनके नॉमिनी। तीनों स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, लक्ष्मीकांत से लिया गया क्वेश्चन। इनमें से बताना है नीति आयोग में कौन कौन से जो हैं, इनमें से नीति आयोग के कौन कौन पीएम अपॉइंट करते हैं। 6th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, ये दोनों, वाइस चेयरमैन को भी और ये आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं, ये जो है ये हमारा मार्च टाइम प्लान के हिसाब से था ये पूरा। देखिए हमारा ये हर महीने का टाइम प्लान दिया जाता है पेड ग्रुप में कि क्या क्या चीज़ें किस किस टेस्ट में किससे किससे आएंगी। तो ये जो टेस्ट 8 है इसमें पॉलिटी के 52 से 65 जो 6th एडिशन वाली बुक है उसमें से, 5th एडिशन वाली से,
और साइंस एनसीईआरटी के इसमें 6 से लेकर 10 तक की बुक के आएंगे, और एटलस बेस्ड जो ज्योग्राफी है आपकी ऑक्सफोर्ड वाली, प्लस पीआईबी का कंपाइलेशन मैंने पेड ग्रुप में दिया था। ये सारी चीज़ें जो है टेस्ट 8 में हैं। ऐसे ही हर बार प्लान दिया जाता है क्या पढ़ना है, प्लस डेली करंट अफेयर सब कुछ इसमें कवर होता है। पेड ग्रुप मतलब वन स्टॉप डेस्टिनेशन है पूरा। 7th क्वेश्चन बताना है, नीति आयोग किन किन प्रिंसिपल से गाइड किया जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 7th का करेक्ट आंसर होगा सी। 1 2 3 4 5 पांचों है ये। अंत्योदय, समावेश और लोगों की भागीदारी, शासन और स्थिरता। ये यहाँ पे होगा सस्टेनेबिलिटी, ये स्थिरता नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, इस सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इनमें से किसको बनाया जा सकता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन, बताइए जल्दी से। 8 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी। जो चेयरमैन होता है वो हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है, वो भी रिटायर्ड, ठीक है, बी आंसर है इसका। एनएचआरसी के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, यहाँ पे आप पढ़ लीजिए इनको चारों को, और फिर इनमें से बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। 9 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी। इसमें से 1 2 4 सही है, 3 वाला जो है वो नहीं सही है, ठीक है। क्यों नहीं सही है जल्दी से बताइए। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन आर अपॉइंटेड ओनली बाय द प्रेसिडेंट। इस जो है इस लाइन का क्या मतलब है। एनएचआरसी और एसएचआरसी के बारे में कंप्लीट वीडियो मैं बना चुका हूँ। इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत जो है उसकी कंप्लीट जो है वीडियो सीरीज हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, इसीलिए इसको नहीं करेंगे एक्सप्लेन। 10th वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है कौन कौन जो है इनमें से वो होते हैं कमिटी में, जो कि किसके लिए बनाई जाती है। जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन को जब अपॉइंटमेंट करना होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, उसके लिए कमेटी बनाई जाती है, उसमें कौन कौन होते हैं, उस कमेटी की रिकमेंडेशन पे जो है चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है। 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। इसका आंसर है सी 2 3 4। यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, ठीक है, पीएम होते हैं, लोकसभा स्पीकर होते हैं, लीडर जो होते हैं मेन अपोजिशन पार्टी के, और फिर उनके रिकमेंडेशन पे किया जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि जो ये चेयरपर्सन और मेंबर होते हैं एनएचआरसी के, उनको अपॉइंटमेंट तो उनका मतलब प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन एक कमेटी जो होती है उसकी रिकमेंडेशन पे करते हैं। उसमें कौन होता है, पीएम एचएम यानी कि होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा राज्यसभा दोनों में, स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के, और डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं आपके राज्यसभा के, ठीक है। तो ये सबकी रिकमेंडेशन पे एनएचआरसी के चेयरपर्सन और मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। 11th क्वेश्चन में बताना है आपको क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे इस्टेब्लिश जब किया गया था एनएचआरसी के। जल्दी से बताइए कौन से होंगे। ये चारों ही होंगे, आप इसको देख सकते हैं, डी है इसका करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन है कि फंक्शन क्या क्या है एनएचआरसी के। अगर आपको लगता है कई बार मैं जल्दी बोल जा रहा हूँ तो फिर आप इसको पॉज कर सकते हैं। 12th वाले का करेक्ट आंसर है डी, चारों ही हैं ये फंक्शन। देख लीजिएगा एनएचआरसी पूरा बनाया हुआ है, इसीलिए उससे क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है। इसमें से आपको बताना है 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से करेक्ट कौन सा है। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। जो कमीशन है वो इंक्वायरी कर सकता है सिर्फ अगर कोई ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है 1 साल के अंदर ही हो सकता है, बस 1 साल के बाहर नहीं। दूसरा वाला भी करेक्ट है कि इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, अदर प्लेसेस पे भी ऑफिस बिल्कुल किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें कि चेयरपर्सन और जो मेंबर होते हैं एसएचआरसी के, उनको कौन कौन अपॉइंट करता है। उनको अपॉइंट करते हैं कौन, गवर्नर, ठीक है, ए आंसर होगा। और इनको रिमूव करता है कौन, जल्दी से बताइए कमेंट करके। 15 का करेक्ट आंसर होगा सी, अपॉइंट तो करते हैं गवर्नर लेकिन रिमूव करते हैं प्रेसिडेंट। 2 स्टेटमेंट बताने हैं, दोनों में से इनकरेक्ट बताना है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। 16 का करेक्ट आंसर होगा बी, बी, ठीक है। पहला वाला जो है वो गलत है और दूसरा वाला जो है बिल्कुल सही है। पहला वाला क्यों गलत है जल्दी से बताइए। सीआईसी वाला बता चुका हूँ, पूरी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं सारे के बारे में बताया जा चुका है, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब में हमारे। बताइए ये 3 बॉडी हैं, इनकी जो मिनिस्ट्री लिखी हुई है, क्या ये सही है। अगर नहीं सही है तो कौन कौन सा गलत है। 17 का करेक्ट आंसर है डी, तीनों ही जो है वो सही है। इसकी पूरी लिस्ट दी हुई है मैंने, और वो लक्ष्मीकांत की बुक में दी हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं, ज़रूर देख लीजिएगा, इसको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि एनआईए जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जो है आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन किसके अंडर में है, जल्दी से बताइए कमेंट करके, ठीक है। ये पूरी लिस्ट दी हुई है मैंने, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। 18 क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे, इसमें बताना है आपको कौन कौन से गलत हैं यहाँ पे।
अब देखिए इसमें जो मैं काउंट काउंट बोलता हूँ ना, इसमें कुछ लोग को जब बड़ी समस्या हो जाती है कि मेरे नमस्कार दोस्तों से, मेरे काउंट काउंट बोलने से, तो भैया अगर समस्या होती तो होती रहे, हम तो ऐसे ही बोली बे। 18 का करेक्ट आंसर होगा डी। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, इसीलिए कोई भी यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें 19th है, इसमें आपको बताना है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के जो मेंबर होते हैं उनको गवर्नर जो है अपॉइंट करते हैं किस कमिटी की रिकमेंडेशन पे। उस कमिटी में कौन कौन लोग होते हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो गया। टिपिकल नहीं, बस भाषा थोड़ी वैसी हो गई है। इसका करेक्ट आंसर होगा 19 का ए। ये तीनों लोग रहते हैं, ये चीफ मिनिस्टर रहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है विधानसभा में और एक स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर जो कि नॉमिनेट करते हैं सीएम। 20 क्वेश्चन बताना है, इसमें से 3 करेक्ट हैं, 3 यहाँ पे स्टेटमेंट है, तीनों में से कौन कौन से इनकरेक्ट है ये बताना है आपको। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे डी। ठीक है, सिर्फ 2 वाला जो है यहाँ पे ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि भैया जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से नहीं किया गया था। सीवीसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, बताइए कौन सी बॉडी है ये? एग्जीक्यूटिव बॉडी है कि स्टेट्यूटरी बॉडी है? 21 सीवीसी क्या है? ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, इसमें चीफ विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और कम से कम दो तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। इनको किस कमिटी की रिकमेंडेशन पे करते हैं, उस कमिटी में कौन कौन होते हैं? 21 का करेक्ट आंसर होगा डी, 1 और 2 होते हैं। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होता है। यही बस खेल है यहाँ पे। आप पॉज करके बिल्कुल आंसर दीजिएगा, कई बार मैं ज़्यादा बोल जाता हूँ, मुझे पता है, नहीं हो सकती चेंज आदत। 22 का करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताइए। 22 का करेक्ट आंसर होगा, आंसर करेक्ट पूछ रहा हूँ लेकिन यहाँ पे चूज करना है इनकरेक्ट आपको। ठीक है, इनकरेक्ट चूज करना है, आंसर करेक्ट बताना है। लेकिन 22 का करेक्ट आंसर होगा ए। इनकरेक्ट कौन सा है? 2 वाला। नहीं, इसमें करेक्शन है, ये 22 का आंसर होगा डी। दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही हैं कि जो सैलरी अलाउंस और दूसरी कंडीशन होती हैं सीवीसी की, वो सेम होती हैं जो यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं प्लस जो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, और उनको जो है नहीं वेरी किया जा सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए कोई गलत नहीं है। 22 में 23 का बताना है आपको कि स्पेसिफिक अथॉरिटी कौन है। ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होता है उसके अंडर में कोई भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए 23 का करेक्ट आंसर होगा डी। तो ये अथॉरिटी कौन है? ये है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। 23 का करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, चलो 24 पे चलते हैं। इसमें बताना है आपको कि कौन कौन सी जो रिवर है वो रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर। और इसका करेक्ट आंसर है ए है। इसका करेक्ट आंसर ताप्ती, दामोदर और नर्मदा, महानदी नहीं बहती है रिफ्ट वैली से। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 25 में बताना है आपको करेक्ट आंसर कौन सा है। जो सीवीसी का ज्यूरिसडिक्शन है इन तीनों में से किसके मतलब कहाँ तक एक्सटेंड होता है? ये दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है और इसका करेक्ट आंसर है डी। 25 का डी है, चारों में ऊपर के तीनों हैं, मतलब तीनों तक जो है एक्सटेंड करता है। इसमें इनकरेक्ट बताना है आपको, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे, इनकरेक्ट बताना है कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट जो है वो गलत हैं। सीबीआई वाले चैप्टर से क्वेश्चन है ये, सीबीआई का जो लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन है। 26 का करेक्ट आंसर है डी। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है, और कोई भी गलत नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर है डी। सीबीआई क्या है? सीबीआई एक स्टेटूटरी बॉडी नहीं है कोई, इसकी जो पावर है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से डिराइव करती है, और इसका भी जो है फॉर्मेशन संतनम कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था। अच्छा बताइए, संतनम कमेटी का एक और जो है रिकमेंडेशन था, उसकी वजह से एक और बॉडी बनी थी, उस बॉडी का नाम बताइए। 27 में सीबीआई के फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर है इसका सी। चारों ही जो है फंक्शन है सीबीआई के। सीबीआई वाला चैप्टर अभी मुझे बताना है, वो बताऊंगा ठीक से, उसमें बताऊंगा। ये सारे फंक्शन है। ऐसे क्वेश्चन में एक ट्रिक होती है कि कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मतलब अगर आप रिस्क ले सकते हैं, तो जनरली वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कि मान लो अगर यूपीएससी में कोई क्वेश्चन पूछा है कि इन चारों में से कौन कौन से फंक्शन होंगे या फिर ग्लोबल वार्मिंग के रीज़न होंगे, तो जनरली सारे होते हैं वो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें नेशनल सेंट्रल ब्यूरो इंटरपोल का इंडिया में कौन होता है ये बताना है।
इसका आंसर करेक्ट है सीबीआई। ठीक है, 28 का ए है। पहला कॉमनवेल्थ कंट्री कौन है दुनिया का जिसने ओम्बड्समैन जो है सिस्टम को अडॉप्ट किया था? 29 का करेक्ट आंसर है डी, इनमें से कोई भी नहीं। स्वीडन ऐसा पहला कंट्री था जहां पे जो है ये ओम्बड्समैन का जो सिस्टम क्रिएट किया गया था। ठीक है, लेकिन वो कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं है। तो ये पूछा है यहाँ पे कॉमनवेल्थ कंट्री। कॉमनवेल्थ कंट्री कौन सी है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। वैसे मैंने पेड ग्रुप में आंसर लिखा हुआ है, वो जो डिटेल्ड आंसर की शीट है वहां पे आपको मिल जाएगा। 30 लोकपाल। अभी आपको पता है कि लोकपाल पहले जो है इंडिया के पहले लोकपाल उनको बना दिया गया। जल्दी से बताइए उनका नाम क्या है और वो किस कमिटी की रिकमेंडेशन पे बनाए जाते हैं। लोकपाल बहुत ज़रूरी हो गया है, जरूर आएगा इस पे क्वेश्चन। यूपीएससी में आना बहुत ज़रूरी है इस बार क्वेश्चन, मतलब आप जरूर देख लीजिएगा लोकपाल वाले टॉपिक को। करेक्ट आंसर है इसका डी। ये पांचों लोग होते हैं इसमें जो कमिटी लोकपाल का जो है चयन करती है। ठीक है, पीएम, लोकसभा के स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक जो है ज्यूरिस्ट जिनको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 31 में बताना है लोकपाल एक्ट जो 2013 था उसमें उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है ये बताना है। 31 का जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी। तीनों स्टेटमेंट सही है। लोकपाल जो एक्ट है उसने बताया था कि भैया एक एंटी करप्शन जो है ओम्बड्समैन, लोकपाल सेंटर में कर दो, लोकायुक्त स्टेट लेवल पे कर दो। तो ये एक्ट वाले सारे फीचर हैं। लोकपाल में कौन होगा? एक चेयरपर्सन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 8 मेंबर हो सकते हैं। 50% जो है वो जुडिशियल मेंबर होने चाहिए। 50% जो है वो SC ST OBC माइनॉरिटी और वुमेन से होने चाहिए। जो लोकपाल का एम्बिट होगा मतलब किसको किसको ये चेकिंग कर सकता है, जांच कर सकता है, वो सारा है, सारे पब्लिक सर्वेंट इंक्लूडिंग पीएम तक, तो जितना भी एग्जीक्यूटिव है सब कुछ। लेकिन ये एग्जाम्पशन दिया गया है आर्म फोर्सेस को। क्यों दिया गया है ऐसा? जल्दी से कमेंट करके कोई बताएगा लॉजिकल आंसर क्या होगा इसका? ये बताना है। 32 में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि पहला स्टेट था जिसने लोकायुक्त का जो है इंस्टीट्यूशन को फॉर्म किया था? और दूसरी बात है, इस स्टेट के लोकायुक्त को सबसे ज़्यादा कमजोर लोकायुक्त माना जाता है क्योंकि पावर और ये सब चीज़ें बहुत कम है यहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर होगा 32 का करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी। कोई भी नहीं है इसमें, महाराष्ट्र है इसका करेक्ट आंसर। 33 में किस जो है स्टेट के लोकायुक्त को सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है? वो है यहाँ पे, बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर 33 का ए, कर्नाटक है। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ट्राइब्यूनल से रिलेटेड क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। 34 में जो है 2 चीजें दी हुई हैं और इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ट्राइब्यूनल्स के बारे में मेंशन नहीं किया था, लेकिन 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 जो है इसको एक अमेंडमेंट हुआ था, वो 44th नहीं था, वो 42nd अमेंडमेंट था। उसके थ्रू पार्ट 14A से इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ये बताइए, असर्शन और रीजनिंग ये वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे बहुत, और इसमें इसका ये मतलब है कि इसमें 4 स्टेटमेंट दिए रहते हैं कि दोनों ट्रू हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, या फिर एक सही एक गलत है। इस हिसाब से 35 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए। दोनों ही सही हैं, दोनों जो है आर जो है इसकी व्याख्या है। डायमंड जो है वो ब्राइट क्यों दिखता है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है डायमंड का बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसकी वजह से जब लाइट रे इससे पास होती है तो कई बार जो है वो उसमें रिफ्लेक्शन होता है और इसी के चक्कर में ये बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। ठीक है, 36 में बताना है यहाँ पे कि असर्शन है कि तमिलनाडु को जो है ज़्यादातर रेनफॉल जो है जाड़े में मिलती है, और ऐसा क्यों है उसका रीज़न दिया है कि रिट्रीटिंग मानसून। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ये इसका रीज़न भी है। 36 का करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, तमिलनाडु ऐसा स्टेट है कि मतलब अगर आप देखें जो जब मानसून चालू होती है तो ऐसे आती है साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, तो एक ब्रांच इधर हो जाती है, एक इधर हो जाती है। तो ये वाली जो ब्रांच है जब शुरू में होता है मानसून तो भी बारिश होती है, और जब आप देखेंगे रिट्रीटिंग जो मानसून होता है तब भी ये यहाँ से होती हुई जाती है। तो जो अक्टूबर हीट होती है ना तमिलनाडु में, वो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, ज़रूर पढ़ा होगा, बिल्कुल मैंने बताया एनसीईआरटी की ज्योग्राफी लेक्चर में। तो 36 का करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 37 में जो है आपको सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ए जो है आर जो है ए की सही व्याख्या है। 38 में बताना है आपको इनकरेक्ट आंसर। 38 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है यहाँ पे। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है,
जो रेनबो होता है एक मतलब इन रेनबो मतलब इंद्रधनुष एक सीजनल फिनोमेना होता है, और ये इसकी जो रीजंस होते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, ठीक है, ये तीनों जो प्रोसेस होती हैं वाटर पार्टिकल्स के थ्रू, उनकी वजह से होता है रेनबो। लाइट जो है ये आपने देखा ही होगा, ये इतने सारे स्पेक्ट्रम होते हैं, विबग्योर पूरा होता है ये, ठीक है। और ग्रीन कलर जो होता है यहाँ पे वो मिडिल में होता है रेनबो के। मतलब काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, साइंस का है ये, लिया है इसलिए काफ़ी बेसिक भी लिए हैं क्वेश्चन। 39 का करेक्ट आंसर बताना है आपको, और यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। 39 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। 40 में बताना है यहाँ पे मायोपिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं, साइंस के क्वेश्चन है डायरेक्टली, और इसका करेक्ट आंसर होगा बी, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, 1 2 3 तीनों सही हैं। 41 में बताना है, ये हाइपरमाइट्रोपिया से रिलेटेड है, ये एनसीईआरटी की हमारी साइंस की सीरीज चल रही है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, उसमें पूरा डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा 6 से लेकर 12 तक का, ठीक है। 41 का करेक्ट आंसर होगा बी, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। 41 में बताना है आपको जो अर्थिंग करते हैं उसका रीजन में यहाँ पे पूछ रहा है। 42 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वो सी होगा, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ठीक है। 43 में यहाँ पे जो है इसमें वीनस से रिलेटेड जो एक दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से आपको इनकरेक्ट बताना है, और इसका करेक्ट आंसर है सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 44 में मार्स से रिलेटेड पूछा है कि मार्स को रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं, और उसका रीजन दिया आयरन ऑक्साइड यहाँ पे प्रेजेंस होता है इसके लिए, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और 44 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आइस सिल्क रोड, जैसे आपने सिल्क रोड सुना होगा ना, एक आइस सिल्क रोड भी आया था न्यूज़ में, वो किस किस कंट्री से रिलेटेड है, ये जल्दी से बताइए। ये यहाँ पे कंट्री का नाम लिखा हुआ है चार, इनमें से बताइए कौन कौन सी कंट्रीज है यहाँ पे। 45 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए, चाइना और रशिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत बार पूछता है। इन चारों जो ये सी हैं इनमें से, मतलब इन चारों जो चीज़ें हैं ये, इनमें से साउदर्न मोस्ट कौन सा, सबसे दक्षिणी कौन सा है। 46 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बी होगा यहाँ पे, साउथ चाइना सी, ठीक है। सी ऑफ जापान ऐसे कहीं है, ठीक है, उसके नीचे फिर इधर है येलो सी, ठीक है, और फिर उसके नीचे इधर ईस्ट चाइना सी है, और इधर है आपका साउथ चाइना सी, तो साउथ चाइना सी सबसे साउदर्न मोस्ट है। इनमें से ऑड चुनना है, मतलब सबसे अजीब चुनना है, इन चारों में से क्या अजीब है। थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन हो सकता है, पता नहीं आपको लगे कि ये क्या क्वेश्चन हो गया, ऐसा क्वेश्चन लेकिन पूछा जा सकता है कि देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है अजीब चीज़ क्या है, डी है, क्योंकि बाकी जो तीन है वो जापान के आइलैंड के नाम है। जापान के 4 मेजर आइलैंड हैं, ये सब मैंने डिटेल फिगर में दिया हुआ है आंसर के एक्सप्लेनेशन में, आप देख लीजिएगा उसमें। एक तो होकाइडो है, ठीक है, होकाइडो हो गया, फिर होंशु हो गया, शिकोकू हो गया, और एक क्यूशु है, क्यूशु है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 में वेस्टर्न मोस्ट बताना है इन चारों में से कौन सा है, इसका आंसर है डी, इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी। ये जो है क्वेश्चन मैंने ये ज्योग्राफी मैप से लिए थे, और मैप की रीडिंग करनी थी, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया का अगर आप मैप करेंगे रीड तो उसमें आपको पता चलेगा ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट इन चारों में से सबसे वेस्टर्न मोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस कंट्री से फॉलो करती है। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, प्राइम मेरिडियन, ये किस किस कंट्री से पास करती है, इसकी पूरी ट्रिक बना के मैं दे चुका हूँ वीडियो में, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, आप ज्योग्राफी की ट्रिक देख सकते हैं, उसमें सब बताया हुआ है। 49 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑस्ट्रेलिया नहीं पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। वैसे भी ये बहुत लॉजिकल भी है, ये ऑस्ट्रेलिया इतना साउथ में कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करेगा, ठीक है। 49 में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन सी जो है नहीं पास, कौन कौन से पास होते हैं, तीनों ही पास होते हैं, इसका आंसर होगा डी, 50 का डी है। 51 में इक्वेटर किससे पास होती है, किस कॉन्टिनेंट से पास होती है, ये पूछा है, कंट्री नहीं पूछा है यहाँ पे। तो इक्वेटर किस किस कॉन्टिनेंट से पास होती है, 51 का करेक्ट आंसर होगा डी, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, तीनों से पास होती है इक्वेटर। प्राइम मेरिडियन किस किस से पास होती है, इन चारों में से कौन कौन से, और 52 का करेक्ट आंसर है डी, इन तीनों से पास होती है ऊपर वाले, यानी कि आर्कटिक ओशियन, नॉर्वेनियन सी और आपका ग्रीनलैंड सी। ये जो है कैस्पियन सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्री, कैस्पियन सी हो गया, रेड सी हो गया, पर्शियन गल्फ हो गया, अरल सी हो गया, आपका मेडिटेरेनियन सी हो गया, अंटार्कटिक, और इस बहुत सारी चीज़ें ट्रिक बता चुका हूँ मैं, आप देख लीजिएगा यूट्यूब में, ज्योग्राफी ट्रिक्स नाम से, ज्योग्राफी ट्रिक्स बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, आपको मिल जाएगी पूरी। 53 का करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये पांचों कंट्री जो हैं ये कैस्पियन सी को घेरे हुए हैं। वैसे ही ब्लैक सी का अगर आप देखेंगे 54 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे डी, ये चारों, ये तीनों ऊपर की कंट्री जो है ब्लैक सी को घेरे हुए हैं, ठीक है। इसके लिए ज्योग्राफी ट्रिक जरूर देख लीजिएगा हमारी।
फिर ये रेड सी को घेरे हुए कौन 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 सी कंट्री हैं, ये तीनों ऊपर की हैं, इजिप्ट, सूडान और इरिट्रिया। वैसे ही बाल्टिक सी को घेरे हुए ये कौन कौन सी कंट्री हैं, 56 का करेक्ट आंसर होगा डी, ये ऊपर की तीनों, ठीक है। 57 में कौन कौन सी मेडिटेरेनियन सी को घेरे हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर है डी। ये वाला क्वेश्चन देखिए यूपीएससी में आ भी चुका है प्रीलिम्स में, और इसकी मैंने ट्रिक बताई भी है पूरी मेडिटेरेनियन की, सारी ट्रिक्स ज्योग्राफी की डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, आप देख लीजिएगा ज़रूर। तो इसका जो है मेडिटेरेनियन वाले का आंसर क्या होगा, 57 का डी होगा, ठीक है। चार ये ऊपर के तीनों हैं। फिर 58 की बात करते हैं, और इसमें कौन कौन सी कंट्री जो हैं वो पर्शियन गल्फ को सराउंड किए हुए हैं, 58 का करेक्ट आंसर होगा डी। मैंने वैसे ज्योग्राफी की सारी ट्रिक्स बताई हुई हैं, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ एक ग्लोब मंगा के, एक ग्लोब मंगवाया है मैंने भी, और जो जितनी भी ज्योग्राफी की ट्रिक्स हैं प्लस जो ज्योग्राफिकल जितने भी रीजन हैं कॉन्टिनेंट वाइज, कंट्री वाइज, वो एक बार स्टडी करेंगे ज़रूर। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और यूपी पीसीएस के लिए भी। बहुत जल्द मैं उसको ये वीडियो देने वाला हूँ। अभी आप गो शी लियोंग के वीडियो जो है मिल रहे हैं, वो आपको पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी साइंस चल रही, काफ़ी सारी सीरीज चल रही हैं। 59 में जो है कौन कौन सी कंट्री साउथ चाइना सी को सराउंड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ये, ज़रूर एक बार देख लीजिएगा साउथ चाइना सी। जितने भी यहाँ पे मैंने दिए हुए सवाल, इनको ज़रूर मैप पे दीजिएगा। मैप एक्सरसाइज का मतलब ही वही कि आप उसको ऑब्जर्व करिए, ठीक है। 59 का करेक्ट आंसर होगा डी, ये तीनों कंट्री हैं ये। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट पूछा है 60 में, और इसका इनकरेक्ट का जो है कोई भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, ये आंसर गलत हो गया, और इसका जो है करेक्ट आंसर इसका होगा डी, ठीक है। 60 का डी होगा, तो ये याद रखिएगा। 22 और 60 के गलत है यहाँ पे। जो पेड वाले हैं उसको जरूर नोट कर लीजिए। ये वाला जो है, ये 60 वाला, ये आपका दोनों सही है स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए था। फिर खोरात प्लेटू कहाँ पे लोकेटेड है, ये थाईलैंड में लोकेटेड है, ऊपर में से कोई नहीं, डी है इसका आंसर, ठीक है। इसमें करेक्ट मैच बताना है आपको, लेक्स हैं ये कई सारी, तो कौन सी लेक कहाँ पे ये बताना है। 62 का करेक्ट आंसर होगा सी। 1 2 3 4 चारों लेक बिल्कुल सही हैं, ठीक है। सुपीरियर है नॉर्थ अमेरिका में, विक्टोरिया है अफ्रीका में, हुरॉन है नॉर्थ अमेरिका में, मिशिगन है नॉर्थ अमेरिका में, ग्रेट लेक्स जो है वो ग्रेट लेक्स आपको पता ही होगा। इनमें से जो है करेक्ट बताना है आपको, 63 का करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। 1 2 3 4 चारों ही यहाँ पे करेक्ट है बिल्कुल। 64 में भी यहाँ पे करेक्ट बताना है, और ये माउंटेन रेंजेस बताने हैं, कौन कौन से ये कॉन्टिनेंट में है ये बताना है। 64 का बी है इसमें आंसर। 1 2 3 4 चारों ही सही है बिल्कुल। 65 में बताना है, चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं, चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। 65 का बी है। 71% है वर्ल्ड का वाटर, और सबसे बड़ा जो है वाटर वो कहाँ पे, पैसिफिक ओशियन में है, यानी कि प्रशांत महासागर। और अर्थ जो है एक रॉकी प्लैनेट है, इन चार में से एक है, ठीक है। तो जो इनर प्लैनेट होते हैं, आउटर प्लैनेट, ये सब मैंने ज्योग्राफी में डिस्कस किया है एनसीईआरटी में, अगर आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी ज्योग्राफी वाली सीरीज। 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है, बिल्कुल करेक्ट बात है। रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट अभी न्यूज़ में था, ये कहाँ पे है ये बताना है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें 67 क्वेश्चन, और इसमें बताना है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में, इसने कूल ईएमएस सर्विस करी है इंडिया और किस कंट्री के बीच में, ये बताना है। तो ये कंट्री का नाम है 67 का जापान, डी है इसका आंसर। 67 का करेक्ट है डी। नो इंडिया प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपका, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का प्रोग्राम है। ये एक्चुअली इसलिए है कि जो बाहर का यूथ है वो इंडिया में आके इंडिया को जाने, ठीक है, भारत को जानो। तो ऊपर में से तीनों कोई भी नहीं है। 69 जो नोडल मिनिस्ट्री होगी ई संसद और ई विधान के लिए, वो कौन होगी इनमें से, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है, इसका डी आंसर होगा। सुखद यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन, ये जो है किसने प्रिपेयर की है, NHAI ने की है, ठीक है। तो 70 का होगा ए आपका। प्रोजेक्ट उन्नति किसका प्रोजेक्ट है ये पूछा है यहाँ पे, 71 का करेक्ट आंसर होगा डी। और ये किस चीज़ से रिलेटेड है जल्दी से कमेंट करके बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ मैं आपके लिए, ज़रूर इसको एक बार पढ़ने की कोशिश करिएगा। साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये स्कीम किसकी है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत ढूंढ ढूंढ के पूछता है, आप देख लीजिएगा उसको, ज़रूर ये देख लीजिएगा। 72 का करेक्ट आंसर है बी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इनमें से बताना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट करेक्ट कौन कौन से हैं ये बताना है। 73 का जो करेक्ट आंसर होगा बी, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, ठीक है। नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ लगाना है इन चारों रेंजों को।
और इसका करेक्ट आंसर है ए, 3451, 34 सॉरी 21। ये यहाँ पे एक्चुअली 5 और कहीं से ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे होगा आंसर इसका 3412, ठीक है, 3412 इसका आंसर होगा। तो 22, 60 और 74 में करेक्शन है, याद कर लीजिएगा इसको। पेड वाले लोग हैं ज़रूर इसको नोट कर लीजिएगा, मैं उसको अलग से आंसर बता दूंगा इसमें। 75 में बताया है कि इस कुछ सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक दी हैं कि बताइए ये कौन सी सॉइल है, ये पूछा है, और वही हिंदी में भी लिखा हुआ है। 75 का करेक्ट आंसर होगा आपका डी, ठीक है। ये जो सॉइल है ये ब्लैक सॉइल है, ठीक है। रिवर गोदावरी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं, 76 का करेक्ट आंसर है आपका डी। ऊपर की तीनों जो हैं ये रिवर गोदावरी की ट्रिब्यूटरी हैं। इनमें से कौन सी लेक स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी लेक कौन सी है, ये पूछा है। ग्रेट लेक से ये, ग्रेट लेक्स आपको पता है कौन कौन सी है, लेक इरी है, लेक हुरॉन है, लेक मिशिगन है, ओंटारियो है और लेक सुपीरियर है। ये 5 लेक को बोलते हैं ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सी है ये पूछिए। 77 का करेक्ट आंसर होगा डी, ओंटारियो जो है वो स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी है, ठीक है। इसके बाद है नॉर्थ से साउथ आपको अरेंज करना है इन 5 रिवर को, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 77 का, नहीं ये वाला जो क्वेश्चन है ये पिछली बार से आ गया है, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। ये करेक्शन हो गए 2-3 इसमें। 78 ये वाला बताना है, इसमें से बताना है कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी पास होते हैं और इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है वहाँ से भी पास होते हैं। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बता रखी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 8 स्टेट पास होते हैं और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से मौका। तो इनमें से दोनों कॉमन कौन कौन से हुए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। 78 का आंसर होगा ए। 79 में 3 स्टेटमेंट दिए हैं और इसमें आपको बताना है करेक्ट वाला आंसर। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओजोन होल जो होता है अंटार्कटिका के ऊपर फाउंड होता है, वो इन तीनों में से किस रीजन की वजह से होता है ये बताना है। 80 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी होगा, 1 और 3 होगा यहाँ पे, ठीक है। 1 और 3 की वजह से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल बनता है। पोर्ट्स हैं यहाँ पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं ये, और ये कई बार न्यूज़ में भी रहते हैं। चाबार तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ लगाना है। देखिए इसमें बहुत सिंपल सा है ये, अगर आप देखें तो चाबार तो सबसे वेस्ट में हो गई, तो और बीच में ग्वादर कोलंबो तो इधर एकदम, ठीक है। 3-1 इसका आंसर हो जाएगा, सी है इसका आंसर। 82 मेन रीज़न जो होते हैं, मतलब नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, उसके रीज़न पूछे हैं यहाँ पे, और इसका करेक्ट आंसर है डी, चारों ही है यहाँ पे, ऊपर के तीनों स्टेटमेंट हैं। आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, स्लेव कोस्ट, ग्रेन कोस्ट, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, बस ये बताना है आपको। अफ्रीका है ये, इसका करेक्ट आंसर ए है, ठीक है। इसमें से कौन सी कंट्री है जो पैसिफिक ओशन और गल्फ ऑफ मैक्सिको दोनों को बॉर्डर करती है, करेक्ट आंसर है इसका कोलंबिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी ऐसी कंट्री है साउथ अमेरिका की जो ब्राज़ील से बॉर्डर नहीं शेयर करती हैं, ये दोनों कंट्री बॉर्डर नहीं शेयर करती हैं, चिली और इक्वाडोर, ठीक है। 85 का है करेक्ट आंसर सी। ओजार्क प्लेटू, एडवर्ड्स प्लेटू कहाँ पे प्रेजेंट है ये पूछा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 86 का है ए, नॉर्थ अमेरिका। इनमें से सासेक के मेंबर कौन कौन से हैं अभी ये 7 मेंबर हैं सासेक के, सी है इसका आंसर, ठीक है। इनमें से कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इनमें से बताना है आपको करेक्ट, और करेक्ट आंसर है 20 का। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके बारे में भी फिर से ये न्यूज़ में आया था, ये इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये। उसके बाद है कि इकलौता ऐसा आसियान देश जिसके साथ इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करता है, वो कौन सा है, म्यांमार है, ठीक है। जय पार्टनरशिप किससे रिलेटेड है ये बताइए जल्दी से। 90 का करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है। 1-2-4 यानी कि इंडिया, जापान और यूएस, इंडिया, जापान और अमेरिका, जापान, अमेरिका और इंडिया, इसको बोला गया था जय पार्टनरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है बिल्कुल। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर किससे रिलेटेड है, ये चाइनीज़ का जो है ना वो BOR, जिसको BRI बोल दिया गया है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उसी के मतलब काउंटर में लाया है जापान, और 91 का होगा ए, ठीक है। जापान, इंडिया और अफ्रीकन कंट्री के साथ। कौन कौन से मेंबर हैं इसमें एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट के, 92 का करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी। ये तीनों हैं ये ऊपर के, और बाकी जो है एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट जो है 1975 में साइन किया गया था। 6 मेंबर हैं इसके, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, लाओस और श्रीलंका, ठीक है। मंगोलिया इसका 7वां मेंबर बनने जा रहा है बहुत जल्दी। इंडिया ने अभी एक
ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती जो नेटवर्क है वो इंडिया और किसके बीच में किया है? 93 का करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी, अफ्रीका। हॉरिजॉन 2020 ये क्या है, मतलब किससे रिलेटेड है? ये एक इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का नेक्स्ट जनरेशन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को यहाँ पे जनरेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए। और ये किसके साथ मिलकर करने जा रहा है इंडिया? यूरोपियन यूनियन के साथ। डी है इसका करेक्ट आंसर। 95 में पहला इंडिया श्रीलंका एशिया डायलॉग जो है ये कहाँ पे हुआ था? तो 95 का करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, उज्बेकिस्तान में हुआ था ये पहला इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। तो ज़रूर इसको देख लीजिएगा, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल करंट अफेयर में आ सकता है। उसके बाद है इसमें करेक्ट आंसर, नेक्स्ट है इसमें अशगाबाद एग्रीमेंट। 96 का जो है अशगाबाद एग्रीमेंट किसके किसके बीच में है? ये पूछा है इसमें। ट्रांसपोर्ट जो हो सकता है यहाँ पे गुड्स का सेंट्रल एशिया और किसके बीच में हो सकता है? तो 96 का करेक्ट आंसर होगा ए, पर्शियन गल्फ और आपका सेंट्रल एशिया के बीच में। अस्ताना डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है यहाँ पे? ये है हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन जरूर एक बार देख लिया करिए, ये ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी की आदत है, बार बार पूछता है और स्टेट पीसेस भी पूछते हैं, इसीलिए देखा देखी में। ठीक है, ये कॉफ़ी क्लब के मेंबर कौन कौन से हैं ये पूछा है आपको। तो कॉफ़ी क्लब के मेंबर ऊपर के तीनों हैं। कॉफ़ी क्लब मतलब वही जो G4 एक है, जो कहते हैं कि हमको यूएनएससी की मेंबरशिप चाहिए, ये उनको काउंटर करने वाले आ गए, ये चिढ़ते हैं इनको उनसे, क्योंकि इनको तो मिलेगी नहीं घंटा, तो ये लोग चाहते हैं उनको भी ना मिले। ऐसे कौन कौन से देश हो सकते हैं आप समझ ही गए होंगे, पाकिस्तान और ये कनाडा, इटली, ये सब हैं इसके मेंबर। ठीक है, सारे मेंबर हैं ऐसे इसके, तो ये वाला आप जरूर इसको देख लीजिएगा। कॉफ़ी क्लब हो गया, ये आता रहता है कई बार। दुबई डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? इसका करेक्ट आंसर है ए, एसडीजी में क्या प्रोग्रेस हुई उसको मेजर करने के लिए। और लास्ट है आईएनएफ ट्रीटी किसके बीच में साइन की गई थी? इंडिया और रशिया के बीच में। इसका आंसर ABCD में कोई भी नहीं है, इसका आंसर है ए और बी दोनों। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट है इसमें। आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 8564880530 में। उसमें आपको ये यूपीएससी के लिए 15 टेस्ट सीरीज जो है यूपीएससी की मिल जाएगी, और प्लस बहुत सारे क्वेश्चन, 500 आपको रमेश सिंह की इकोनॉमी के क्वेश्चन, टॉप जो है लेटेस्ट अपडेटेड के हिसाब से स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन मिल जाएंगे 480, ओल्ड एनसीईआरटी के जो RS शर्मा और मीडिवल के उसमें रिलेटेड मिल जाएंगे। मतलब 1000 हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, 500 रमेश सिंह की इकोनॉमी के हो गए, 500 मैंने एनसीईआरटी के साइंस के बनवा रहा हूँ, प्लस 1400 क्वेश्चन है ज्योग्राफी के आपके एनसीईआरटी के 6 से लेकर 12 तक के, और प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी नोट्स काफ़ी सारे मिल जाएंगे। अगर आप 2 महीने में इतनी पीडीएफ पढ़ लेंगे, प्लस हमारा जो करंट अफेयर है उसमें आपका सिलेक्शन आराम से, प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर सकते हैं यूपीएससी, प्लस स्टेट पीसेस की भी ठीक से तैयारी कर सकते हैं। और ये वाले जो नोट्स हैं ये वनडे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो कई सारे ग्रुप चल रहे हैं हमारे। एक प्रीलिम्स ग्रुप है, उसमें यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी कवर है। ठीक है, एक मेंस वाला ग्रुप चल रहा है, उसमें यूपीपीएससी 2018 वाला और बीपीएससी जो है वो भी एक चल रहा है, बीपीएससी 64 वाला, और एक चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी का ग्रुप, जिसमें कि लेखपाल, लोअर पीसेस और मंडी परिषद कवर है। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। जल्दी से अपना स्कोर जरूर बता दीजिएगा। इन 100 क्वेश्चन में आपने कितने स्कोर अचीव किया है 300 नंबर में से? +3 सही को मानिएगा, -1 गलत को, फिर आपके 300 नंबर में कितने नंबर आए हैं अपने नंबर जरूर लिखेगा। और आपने नंबर लिखे तो सारी टेस्ट सीरीज के वीडियो मैं आपको दे दूंगा, और प्लस जो है ये टेस्ट सीरीज का जो है इसका PDF वेबसाइट पे जरूर डाल दी जाएगी।